साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हों? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। आपने फवाद चौधरी साहब का क्लिप देख लिया। ये क्लिप अपने मुंह से सब कुछ बोल रहा है। आज शाम के वक्त जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, क्योंकि वो रिटायर हो चुके होंगे, उनके खिलाफ एक खौफनाक पाकिस्तान के अंदर कैंपेन शुरू हो जाएगी और इसके लिए पीटीआई ने बाकायदा काम किया हुआ था और अब आपको ये काम होता हुआ नजर आएगा। सबका ये कहना है कि आजम स्वाति साहब बहुत जल्दी रोज़ा तोड़ गए। इन्हें ये चाहिए था कि ये 29 नवंबर तक अपने रोज़े को कायम रखते और इसके बाद जब जनरल बाजवा साहब अपने घर चले जाते तो उसके बाद एक इज्तिमाई रोज़ाखोरी की जाती। लेकिन अब क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सके इसलिए वो 3 दिन पहले फट पड़े और जबकि बाकी पार्टी जो है वो अब फटेगी। आपने फवाद चौधरी साहब के मुंह से सब कुछ सुन लिया और ये याद रखें कि फवाद चौधरी साहब के अगर कोई मोहसन हैं तो जनरल बाजवा साहब हैं, बल्कि पूरी पार्टी अगर पीटीआई की अगर इनके अंदर कोई कभी एहसास होता तो ये जनरल बाजवा साहब के मामले में मेरा ख्याल था कि कभी ये गलती ना करते, क्योंकि जनरल बाजवा साहब सबसे बड़े मोहसन हैं इस पार्टी के। अगर 2018 में जनरल बाजवा साहब को मेहरबानी ना करते तो ये पार्टी कभी हुकूमत में नहीं आ सकती थी। इसमें बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने आज थोड़ा थोड़ा रखना शुरू करूँगा और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के लिए क्या क्या नहीं किया। बल्कि जनरल बाजवा साहब पिछले दिनों ये कह रहे थे कि हमने इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली मरतबा 4 जर्नलों की कुर्बानी दी। सबसे जो पहली कुर्बानी थी वो जनरल आसिम मुनीर साहब की थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर एक DGISI को उसकी नशिस्त से हटाया गया था, उनके ओहदे से हटाया गया था। और इसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब का कैरियर तकरीबन ख़त्म हो गया था और फौज ये तस्लीम करती थी कि ये कैरियर ऑफिसर हैं, इनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। अब क्योंकि अल्लाह ताला को शायद इनकी आजिज़ी पसंद आ गई और इसके बाद ये आज आर्मी चीफ भी बन गए, लेकिन इमरान खान साहब ने इनका कैरियर तबाह करने में, इनको फारिग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जनरल बाजवा साहब ये बार बार मानते थे कि हमसे ये गलती हुई। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब का कहना है और वो बार बार ये कहते हैं कि इनसे अच्छा अफसर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। ये जनरल फैज़ साहब बहुत पुराने जनरल बाजवा साहब के साथी थे और बल्कि इनके सेक्रेटरी तक रहे हैं और बहुत अहम ओहदों पे ये हमेशा इनके साथ रहे और जहाँ पे जनरल बाजवा को अपने किसी करीबी साथी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमेशा जनरल फैज़ हमीद को उस जगह पे अपॉइंट किया। बल्कि मैं आपको 2014 में लेके जाता हूँ। 2014 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI थे और उस दौरान धरना हुआ था। धरने के बाद DGISI की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी के रिटायरमेंट का टाइम हो गया। तो उस वक्त जब जनरल साहब जा रहे थे तो जनरल रिजवान साहब को DGISI बनाया था जनरल बाजवा साहब ने और जनरल रिजवान 2 साल फिर इस हैसियत में काम करते रहे थे। जब इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई तो उस वक्त पनामा केस चल रहा था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब से एक सिफारिश की थी कि आप DGISI की पोजीशन पर जनरल नवीद मुख्तार साहब को लगा दें। अब मैं इस तरफ आऊँगा कि जनरल नवीद मुख्तार साहब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों इतने अहम थे, मैं ये डेफिनेटली आपको बताऊँगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनरल बाजवा साहब ये तस्लीम करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके टर्न्योर में सिर्फ 2 मरतबा 2 मुतालबे आर्मी चीफ्स के सामने किए थे और जनरल बाजवा साहब ये कहना था कि मैंने दोनों मुतालबे इनके माने थे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी मुझसे कोई मुतालबा नहीं किया था, कोई सिफारिश नहीं की थी और कोई डिमांड इनकी तरफ से नहीं आए थे। मैं जनरल नवीद मुख्तार की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि दूसरा मुतालबा मियां नवाज शरीफ साहब का क्या था। जब पनामा केस बना तो उसमें JIT बनी थी, आपको याद होगा। JIT में एक ब्रिगेडियर थे MI की तरफ से और एक ब्रिगेडियर थे ISI की तरफ से। जब मरियम नवाज साहिबा JIT के सामने पेश होती थी तो इन दोनों ब्रिगेडियर्स का रवैया बड़ा हार्श होता था और एक मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब को बुला के कहा कि मेरी बेटी की इन्वेस्टिगेशन करना सब पे फ़र्ज़ है और आपका और आपके लोगों का सवाल करना हक भी बनता है। लिहाजा ये JIT में जितनी बार चाहें उनको तलब करें, जितने चाहें सवाल करें, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी की इंसल्ट ना करें, क्योंकि मैं बाप हूँ और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है। बकौल जनरल बाजवा साहब के कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये कहा तो मैंने दोनों ब्रिगेडियर्स को समझाया और इसके बाद उनका रवैया बदल गया। अब मैं जनरल नवीद मुख्तार साहब की तरफ आता हूँ। जनरल नवीद मुख्तार साहब बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार थे। वो इस तरह रिश्तेदार थे कि जो मरियम नवाज साहिबा के जो समधी हैं चौधरी मनीर, तो नवीद मुख्तार साहब चौधरी मनीर साहब के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं।
तो इस रेफरेंस से मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि नवीद मुख्तार साहब अगर DGI होंगे तो शायद शरीफ फैमिली को किसी किस्म की सपोर्ट मिल जाए। उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा माना, ये सिफारिश मानी और जनरल नवीद मुख्तार साहब को DGI बनाया। लेकिन जब DGI बनाया जा रहा था इनको, तो उनके जो सेकेंड इन कमान लगाए गए वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे। और जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त मेजर जनरल होते थे और ये जनरल बाजवा साहब के इंतहाई करीब थे। उस वक्त उनको लगाते हुए जनरल बाजवा साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा था कि सर आप ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे DG कोई हैसियत नहीं रखता, फ़ौज हैसियत रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैसियत रखते हैं। और अगर हमने गैर जानबदार रहने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर आप अपनी ख़ानदान का भी DG लगा लेंगे कोई, तो वो आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे सकेगा। और ये बात बाद में साबित भी हुई। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद साहब को लगाया गया इसलिए कि चेक एंड बैलेंस हो। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जनरल फैज़ हमीद साहब जनरल बाजवा साहब के कितने करीब थे कि जब उन्होंने चेक एंड बैलेंस का फ़ैसला किया तो पूरी फ़ौज में से उन्हें एक ही शख्स मिला जिन्हें उनका ख्याल ये था कि जब मैं यहाँ पे अपॉइंट करूँगा तो वो मेरे साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ किसी किस्म की डंडी नहीं मारेंगे। तो जनरल फैज़ हमीद साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे जनरल बाजवा साहब के, और जनरल बाजवा साहब कभी उनकी बात नहीं टालते थे और उनकी हर इंफॉर्मेशन पे वो यकीन करते थे, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि जनरल फैज़ हमीद साहब किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करते। हमारे साथ जनरल बाजवा साहब की कई मरतबा मुलाकातें हुई और उस हर मुलाकात में इन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब की बहुत तारीफ़ की। तो जनरल बाजवा साहब का कहना है कि दूसरे जनरल जिनकी हमें कुर्बानी देनी पड़ी वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, और अगर इमरान खान साहब इन्हें कंट्रोवर्शियल ना बनाते तो मुझे यकीन है कि आज ये आर्मी चीफ होते। लिहाजा बकौल जनरल बाजवा साहब के कि हमने 4 जनरलों की कुर्बानी दी। और अब तीसरे जनरल जो हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। ये भी बहुत कैरियर ऑफिसर हैं और पूरी फ़ौज के अंदर इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। लोग इनको थारो जेंटलमैन, थारो सोल्जर समझते हैं और इनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये दिन रात काम करने वाले अनथक इंसान हैं। तो अब इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन हो रही है वो भी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब की वजह से इनका कैरियर भी ख़त्म हो गया। और चौथे जो जनरल है वो फुल जनरल हैं, 4 स्टार जनरल हैं, वो जनरल बाजवा साहब हैं कि एक शानदार कैरियर के बाद 40 साल फ़ौज को देने के बाद वो जिस तरह अपने घर वापस जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जनरल इस तरह जाना चाहेगा। तो जनरल बाजवा साहब का ये कहना है कि 4 जनरल्स की हमने इमरान खान साहब के लिए कुर्बानी दी लेकिन हमें इसका कुछ सिला नहीं मिला। लिहाजा अब आप इस सारी सूरत हाल को ज़हन में रखें कि जनरल बाजवा साहब इतने दुखी दिल के साथ फ़ौज को छोड़ रहे हैं और इनकी जगह जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज चार्ज ले लिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या जनरल बाजवा साहब को PTI माफ़ करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि PTI जनरल बाजवा साहब को माफ़ करेगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जितनी मेहरबानियाँ PTI पे की वो सारी एक साइड पे, और इनकी सिर्फ एक गलती कि इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाया नहीं था। PTI इसे हज़म करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अगर किसी जगह एहसास होता और ये एहसास फवाद चौधरी साहब के दिल में होता, इमरान खान साहब के दिल में होता या पूरी PTI के दिल में होता, तो आज जनरल बाजवा साहब की ट्रोलिंग ना हो रही होती। लेकिन ये हकीकत है कि PTI जनरल बाजवा साहब के शेर से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। आज क्योंकि ये शेर से उतर चुके हैं, आज ये रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा आज के बाद PTI जो इनके साथ करेगी वो आपने फवाद चौधरी साहब की ट्यून से उसका अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। आपने देख ही लिया होगा कि PTI क्या सोच रही है। लिहाजा आने वाले दिनों में मुझे महसूस ये होता है कि जनरल बाजवा साहब के लिए ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा। इनकी इतनी ट्रोलिंग की जाएगी, इतनी ट्रोलिंग की जाएगी कि शायद ही पाकिस्तान में किसी जनरल की या इस लेवल के किसी ऑफिसर की इससे पहले हुई हो। तो अब क्योंकि रोज़ा खुल चुका है और PTI इस रोज़े के खुलने का इंतज़ार कर रही थी, तो अब आप देखें कि PTI जनरल बाजवा साहब के साथ करती क्या है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जनरल आसिम मुनीर साहब को माफ़ कर दें? मेरा नहीं ख्याल कि ये माफ़ करेंगे, क्योंकि अब ये जनरल आसिम मुनीर साहब को 3 महीने देंगे कि 3 महीनों के अंदर अंदर अगर जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को दोबारा कुर्सी इक़्तिदार पर नहीं बिठाते तो फिर इनके साथ भी वही किया जाएगा जो जनरल बाजवा साहब के साथ किया गया। क्योंकि याद रखें कि PTI एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तंजीम है कि जो अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलाम है, और जो शख्स इनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलता है ये उसे माफ़ नहीं करते, और वो अगर शख्स ताकतवर हो तो फिर उसके साथ यही सलूक करते हैं जो जनरल बाजवा साहब के साथ किया जा रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में फ़ौज के लिए ख़ासे हालात मुश्किल होंगे, और लेकिन जब ये हालात मुश्किल होते चले जाएंगे तो मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त है कि आप चंद लम्हों के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि जब आप ऐसे लोगों पर मेहरबानी करते हैं जो उस मेहरबानी के अहल नहीं होते या जिनके दिल और दिमाग तंग होते हैं,
वो हमेशा अपने मौसरों के साथ यही करते हैं जो इमरान खान साहब और इनकी पार्टी इस वक्त फ़ौज के साथ कर रही।